मैंने देखा मेरा बाप बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, तो एकदम ना एक हवालदार और एक सिपाही, घोड़े ऊपर हवालदार, पैदल सिपाही, वो आते जब दिखाई दिए ना, तो एक लोहार था, उसका नाम था बुल्ला, मुझसे कहते थे अब्दुल्ला नाम था। वो आया कहना चौधरी साहब साढ़े खिलाफ साढ़े गुल्ले ने, वो हमारा चचा था मेरा, आपस में ये चचाजाद भाई थे, तो उसने पर्चा दिया कि आपके पास नाजायज़ बंदूक है। तो हवालदार आ रहा है। अब मेरे बाप ने देखा हवालदार घोड़े पर वो बैठा सामने आया। पहली बार मैंने अपने बाप को जूती पहने बगैर उठते देखा। पहली बार मैंने अपने बाप को यूं दोनों हाथ माथे पे रख के ना सलाम करते देखा। ये पहला झटका लगा मुझे कि मैंने अपने बाप को हमेशा लोगों को सलाम करते देखा था। उसके बाद उसने कहा भी तेरे पास गन है नजायज़। मेरे बाप ने कहा कि मेरे पास गन नहीं है। ये मेरे बाप ने मेरे सामने ज़िंदगी का शायद पहला झूठ बोला, क्योंकि मेरे इल्म में था कि मेरे बाप के पास गन है। वो गन लेके गया था उनको। चिराग बाली एक बहुत बड़ा मशहूर डकैत था, जिस पर मैंने फिल्म भी लिखी और सुपरहिट हुई। बाली, चिराग बाली, चिराग बाली। और उसकी बड़ी दोस्ती भी थी मेरे बाप आपके वालिद से, से, बहुत दोस्ती, और पूरी एक स्पोर्ट भी थी, एक तड़ा था पूरा। तो लोग बड़े खौफजदा थे हमारी वजह से, और हमारी चौधराहट की असल वजह भी वही आदमी था। वो गन लेके गया मेरे बाप को। उस वक्त मैं मौजूद था कि यार मेरे पास 2-3 गनें तुम रख लो, मैं वापसी पे ले लूँगा। वो गन मेरे बाप ने कमाल में रख दी। अब मेरे बाप ने कहा मेरे पास गन नहीं। उसने कहा तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है, वरना मैं तुम्हें ले जाऊँगा। सारी रात नईम साहब मैं उसको पंखा करता रहा। सितंबर का महीना था, ये जो अब चढ़ने वाला है, मच्छर, सारी रात। और सुबह उसके लिए मेरी माँ ने नाश्ता बना के दिया। वो जो यहाँ हमारे मुर्शद आते थे उनके लिए बनता था, या हमारा बहनोई आता था तो उसके लिए बनता था, वरना वो नाश्ता नहीं बनता था। इतना मखसूस नाश्ता वो मैंने कराया। उसने नाश्ता किया। ये आप उस पुलिस ऑफिसर की बात? हाँ जी। अच्छा। और तब आपकी उम्र क्या थी? 6 साल। वो मैंने ट्रे उठाई सर, और मैं चल पड़ा। ठीक है। और जहाँ वो नाश्ता कर रहा था वहाँ से दरमियान में 1 बिघा ज़मीन थी, लेकिन वो वहाँ हमारी भैंसें वैसे थी, आगे ड्योढ़ी थी। तो मैं दरमियान में जब पहुँचा तो एकदम मेरे कानों में आवाज़, हाय मैं मर गया। अब जब मैंने पलट के देखा तो मेरे हाथ से ट्रे छूट गया। मेरे बाप के बाल उसके हाथ में थे, और चप्पल उसने उतार के वो मेरे बाप को मार रहा था, और मेरा बाप हाथ जोड़ के आ रहा था, मैंने माफ़ कर दे। मैंने, मेरी माँ ने बाहर भागती हुई आई। उसने, मैंने कहा फिर नस के जा पुत्र, नादर शाह ने बुला के लिया। नादर शाह रत्तो काले में रहता था, और वहाँ से पूरा 1 मील का फासला था। नईम साहब मैं भागा हूँ, आप यकीन करें मैं इस वक्त भी बावजूद हूँ, और एक ही रफ्तार से भागा हूँ 1 मील पूरा। आगे देखा नादर शाह बैठो, अब 50-60 आदमी बैठे हुए, बदमाश था बहुत बड़ा। मैंने साह चढ़िया, मैं कह नादर शाह जी मेरी माँ ने तो बुलाया, मेरे प्यो ने पुलिस मार लिया, आ जाओ। कहते अच्छा अच्छा कोई गल नहीं, तू चल मैं आवाँगा, मैं आ जाऊँगा। मैं उसी रफ्तार से भागते हुए वापस आया। तो जब मैंने देखा तो मेरे बाप को, वो मेरे बाप की पगड़ी से दोनों हाथ बांध के, खुद वो घोड़े पर बैठे वो पग पकड़ के, मेरा बाप साथ साथ चल रहा था। ये मैंने जब देखा तो मेरी माँ भी खड़ी थी, मेरी बहनें भी बाहर आ गई सारे। तो मेरी माँ मुझे कहती चल पुत्र से भी जाने थाने। अगर चौकी में पहुँचे, हम पैदल गए, वो घोड़े पर थे, वो जल्दी पहुँच गए। ये दूसरा वाक़या था जिसने मुझे राइटर बनाया। अब तीसरा मंजर वो है जो मैंने देखा जिसने राइटर को मुकम्मल कर दिया। ठीक है। वो ये था कि जिस वक्त मैं और मेरी माँ पहुँचे तो मैंने देखा कि कुर्सी के ऊपर जो हवालदार की कुर्सी थी उस पर नादर शाह बैठा था, जिसको आप सिफारिश के लिए बुलाने गए थे। जिसको हम, और वो बदमाश था, ये ज़हन में रखें, बदमाश कानून की कुर्सी पर बैठा था, और वो कानून का जो पहरेदार था वो 7 चारपाई पर बैठा था। और उस दौर का मेरे माशरे का सबसे शरीफ शख्स, मुनसफ पंचायत ऑफिसर, वो ज़मीन पर बैठा। वहाँ मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई कि ये कैसा दौर है कि एक शरीफ इंसान को अपनी इज्जत बचाने के लिए बदमाश की सिफारिश करनी पड़ रही। ये जुमला फिर मैंने 50 साल बाद लिखा, और कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ इज्जत से जीने के लिए हर शरीफ आदमी को एक बदमाश की ज़रूरत है। और आप देख लें जिस दौर में जी रहे हैं, आपके इल्म में आए कि क्या होता है अगर आपको कोई मुश्किल पड़ जाएगी तो आपको कोई शरीफ आदमी नहीं बचाएगा, आपको किसी न किसी बदमाश के पास जाना पड़े। तो इन चीज़ों ने मिलके मेरे अंदर राइटर बना दिया मुझे। और आज मेरी सुल्तान राय साहब के साथ 274 फिल्में, 350 फिल्में सुल्तान राय, सुल्तान राय
25 साल के अरसे में। अच्छा हुआ। जबरदस्त। उसमें 274 फिल्मों में से 200 फिल्में ऐसी होंगी जिसमें सुल्तान राय का किरदार बदमाश का होगा और उसका नाम नादर होगा। यानी कि यही वो वाकयात है जो अभी आपने वो बयान नादर किए। मेरे ख्याल में मेरे से निकले ही नहीं और पुलिस से नफरत नहीं निकली। और यही वजह है कि मैं पहला राइटर था जिसने वैशी जट में, आप वैशी जट से पहले जो मर्जी फिल्म उठा लें, जिस मर्जी राइटर की उठा लें, और हीरो सुधीर जैसा आदमी, यूसुफ खान जैसा आदमी, अकमल जैसा आदमी, हबीब जैसा आदमी, एजाज दुरानी जैसा आदमी, लेकिन जब थाने में जाएंगे साहब बहादुर, साहब बहादुर, साहब बहादुर माफ़ कर दें, साहब बहादुर जी है, साहब बहादुर जी है, साहब बहादुर जी मैंने कुछ नहीं कहा, ये जुमला होगा। पहली दफ़ा मैंने वैशी जट में जब थाने का सीन लिखा तो थानेदार ने पूछा, दसो मौलिया तेरा की बयान है? कहता लिखो है थानेदारा, इन्हों मारन तो बाद इन्होंने पोतरे भी मारेंगे, दुश्मन की तरफ इशारा कर दे। तो अफजाल उसका दोस्त कहता बकवास बंद कर रहा है, साहब ने तेरे को सिर्फ ये पूछा है कि तेरे प्यो ने किन्ने किन्ने कतल किया। कहता हथकड़ियाँ तू खोल दे तो मैं लाई जाऊंगा ना आप लिख लगे। तो पहली दफ़ा जब उसने ओए थानेदारा कहा था, उठ के लोगों ने क्लैप की थी। वो नफ़रत जो मुझे थी वो अवाम में भी थी। वो जुल्म जो मैंने अपने बाप पर देखा था, मेरा ईमान है कि मेरे मुल्क के अवाम ने वो अक्सर देखा है। किसी ने बाप पर देखा है, किसी ने माँ पर देखा है, किसी ने बहन पर देखा है, किसी ने भाई पर देखा है, किसी ने बच्चे पर देखा है और किसी ने अपने आप पर देखा। तो मेरा तो वो एक मकालमा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क से जुल्म ख़त्म हो जाए तो 3 महकमे ख़त्म कर दें, जुल्म ख़त्म हो जाएगा। पुलिस ख़त्म कर दें, वकील ख़त्म कर दें, अदालतें ख़त्म कर दें, जुर्म खत्म हो जाएगा। ख़त्म। मैं लिख कर देता हूँ सर। और इंसाफ फिर खुद आप करेंगे? ये कानून को आप हर इशू पे आप इंसाफ- कानून को अपने हाथ में लेंगे? सर पंचायत अफसर करेंगे इंसाफ। मल्ले के जो पंचायत का निजाम था वो आपको अदालती निजाम से बेहतर लगता है? बहुत बेहतर। ये आपने लिखा कभी? इसलिए नहीं लिखा सर कि अब मैं फिर वही बात करूँगा कि जहाँ मैं बात करूँ पत्नी से बात का क्या अंजाम होगा। नईम साहब, हमारे मुल्क की बदकिस्मती एक ही है कि हम सच बोलते नहीं हैं और हम सच सुनते भी नहीं। हम झूठ सुनना चाहते हैं। नासिरुद्दीन साहब साढ़े या कोई नहीं है, नासिरुद्दीन साहब तुसी इंज हो, नासिरुद्दीन ये सुनना चाहते हैं। ये नहीं सुनना चाहते नासिरुद्दीन साहब तुसी यह भी है, साढ़े चाहे नक्स भी है, साढ़े चाहे बुराई है, एनू ठीक करो, एनू ठीक करो नहीं। और बोल सकते नहीं इसलिए किसी ने सुनना नहीं है। अब सच बोलने लगता है। मैंने अब तो महफिल मैंने देखा कई लोग जब बोलने कहते यार प्लीज़ यार गल ना करो। मैं क्या क्यों एवं डाला आ जाके मैंने चुक के ला जाएगा। इस दौर में सच काम बोलेंगे। नासिर साहब, मुझे ये बताएं, अभी आपने कुछ वाक़यात बयान किए जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो क्या वही आपकी राइटिंग्स का हिस्सा बनी? इंस्पिरेशन आपने वही से ली? मारधार, ये जो घोड़े भगाने वाला है, ये जो सारा कुछ आप अपनी राइटिंग्स में डिस्प्ले करते हैं। बुशरा जी, दुनिया का हर राइटर अपने आप को लिखता है। यानी आपकी इटसेल्फ कोई भी राइटर रिफ्लेक्शन है। कोई भी राइटर हो अपने आप को लिखता है और उसके बाद उसे लिखता है जिससे वो मुतासर होता है। अब अल्लामा इकबाल साहब को ले लें। उन्होंने जो माहौल अपनी माँ से देखा, अपने घर में देखा, अपने बाप से देखा, वो माहौल उनके अंदर रहा, उनकी जड़ें दीन के अंदर रहीं और वो कौम के लिए और दीन के लिए लिखते रहे। लेकिन लिखा जो फ़िलासफ़ी ली, जिससे मुतासर थे, वो मौलाना रूमी से ली। वो आज तक वही फ़िलासफ़ी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, जब हम बात करते हैं पंजाबी सिनेमा की, तो आप देखिए वो इतना तबाह क्यों हो गया, ख़त्म हो गया पंजाबी सिनेमा। अक्सर कुछ लोग सैयद नूर को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पंजाबी सिनेमा इसलिए ख़त्म हो गया कि असल बात मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी बच्चा हो, जब उसके सर पर कोई बाप ना हो या माँ ना हो या कोई बड़ा ना हो, तो फिर वो खुदरो पौधा है। और खुदरो पौधा जो है, बारिश आ गई तो सरसब्ज हो जाएगा, बारिश नहीं चली जाएगी बस सूख जाएगा। और वाली वारिस उसका है कोई नहीं। कोई आएगा उसको पकड़ के उसकी टानियाँ लेकर वो लकड़ियाँ बना लेगा। कोई आएगा फिर एक दिन में उसे तला काट के जड़ी निकाल लेगा और उसका फर्नीचर बना लेगा, कुछ भी बना लेगा। हमारी इंडस्ट्री, मैं तो रोता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ हर प्रोग्राम में, हर चैनल पर कि खुदा के लिए हुकूमत वक्त को ये समझना चाहिए कि फ़िल्म की इम्पोर्टेंस क्या है। यार जिस फिल्म में, जिस माशरे में गाने वाले को आप मरासी कहें,
कोरियोग्राफर को आप नाचने वाला कहें, एक्टर को आप कंजर कहें, उस इंडस्ट्री को आप कैसे सोच सकते हैं कि वो कायम रहेगी? मुझे बताएं।